हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। देश में हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 20 दिनों से ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस एक्टिव केसेस में रिडक्शन नोट किया जा रहा है, जहां 3 मई को देश में 17.13% केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह घटते-घटते अब 11.12% हो चुका है। इसी तरीके से रिकवरीज में भी हम एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट कर रहे हैं, जहां 3 मई यानी कि आज से करीब 20 दिन पहले टोटल रिकवरी परसेंटेज देश में 81.7% थी, वह बढ़ते बढ़ते 87.676% हो चुकी है। देश में 2 करोड़ 30 लाख से अधिक लोग रिकवर हो चुके हैं। हम देखते हैं कि पिछले 9 दिनों में रिकवर्ड केसेस कंटिन्यूड बेसिस पर एक्टिव केसेस से ज्यादा आ रहे हैं देश में, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है। 22 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर रिकवरी जितने डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उससे अधिक है। हम देखें तो पाते हैं कि 11 स्टेट्स ऐसी हैं देश में जहां पर 10,000 से भी अधिक रिकवरी डेली बेसिस पर नोट की जा रही है। अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं कि जहां एक स्थाई पर 3,57,630 रिकवरी केसेस में हैं, और उसी तरह से नए केसेस अगर देखें तो पाते हैं कि 2,57,000 हैं, यानी कि रिकवरीज जो हैं वह देश में 1 लाख से अधिक जो हमारे देश में नए केसेस आए हैं उनसे अधिक हैं। साथ ही अगर हम जैसे देखें डेटा देखें तो पाते हैं कि हमारे मैक्सिमम एक्टिव केसेस एक समय पर यानी कि 10 मई में 37 लाख के करीब थे, जो अब घटते घटते 29 लाख के करीब हो चुके हैं, यानी कि वहां पर भी हम करीब 8 लाख से अधिक एक्टिव केसेस में रिडक्शन नोट कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से हम एक डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल न्यू केसेस रिपोर्ट पा रहे हैं। 78 अभी केवल 10 स्टेट से आ रहे हैं, जो कि एक लिमिटेड स्प्रेड जहां पर के एक्टिव केसेस ज्यादा आ रहे हैं नोट करते हैं। 7 मई को जहां देश में 4 के करीब डेली केसेस आए थे, वह घटते घटते अब 2,57,000 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में नोट किए गए हैं। बाकी स्टेट से जहां पर 10,000 से अधिक केसेस आ रहे हैं, और 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां 5,000 से 10,000 के बीच में केसेस आ रहे हैं। एक स्लो बट रिलेटिवली बेटर ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट नोट किया जा रहा है, और हम देखें तो पाते हैं कि डेथ्स भी कंपैरेटिवली 6 स्टेट जहां से की अधिक संख्या में नोट की जा रही हैं, वह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और दिल्ली से नोट की गई हैं। ओवरऑल continued efforts at field level in coordination with states and districts, हम देखें तो पाते हैं कि जहां 13 से 19 फरवरी वाले सप्ताह में देश में करीब 6.96 लाख टेस्ट हो रहे थे प्रतिरोज, वह अब बढ़ते बढ़ते औसतन साप्ताहिक दर पर देखें तो बढ़ते बढ़ते अब 19.46 लाख एक वीक में डेली बेसिस पर एवरेज हम कर रहे हैं। जहां एक स्थाई पर केसेस की बढ़ती संख्या, केसेस की पॉजिटिविटी को देखते हुए देश में टेस्ट की संख्या बढ़ाई गई, वहां हमने पाया कि कंटिन्यूड कंटेनमेंट एफर्ट्स के कारण जो हमारे देश की पॉजिटिविटी थी वह बढ़ते बढ़ते जब 21.86% हो चुकी थी, तो पिछले 2 सप्ताह से कंटिन्यूड बेसिस पर हम टेस्ट में डिक्रीज, पॉजिटिविटी में देश में डिक्रीज पा रहे हैं। जरूरी है कि यह कंटिन्यूड ट्रेंड बना रहे, इसके लिए कंटेनमेंट एफर्ट्स पर हमारा फोकस उसी तरीके से बना रहे। अगर हम देखें कि देश में टेस्टिंग डेली बेसिस पर कितनी हो रही है, तो हम पाते हैं कि जब करीब 19 लाख टेस्ट हमने 12 मई को किए थे, उसको बढ़ाते बढ़ाते अब हम पिछले 4 दिनों से देखें तो पाते हैं कि हम 20 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिरोज देश में कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में अब तक के अधिकतम टेस्ट यानी कि 20,66,285 टेस्ट देश में एक दिन में किए गए। पिछले 24 दिनों से यह आंकड़ा जो कि 20 लाख से अधिक टेस्ट डेली बेसिस पर है, यह एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता है कि जहां पर हम एक स्थाई पर टेस्ट की संख्या बढ़ाते रहे हैं, साथ ही हमारे देश में पॉजिटिविटी में भी ओवरऑल कमी नोट की गई है। जैसे कि मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि एक स्थाई पर 10 मई को जब देश में ओवरऑल पॉजिटिविटी डेली बेसिस पर 24% थी, वह ऑलमोस्ट आधी होते हुए अब पिछले 24 घंटे में 12.45% ही रह गई है। पिछले
12 दिनों से हम देखें देश में डेली बेसिस पर ओवरऑल जो हमारी केस पॉजिटिविटी है वह 20% से कम है और पिछले 40 दिनों से हम ओवरऑल ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज नोट कर रहे हैं। अगर हम देश में देखें कि जहां पर एक्टिव केसेस ज्यादा हैं, यानी कि जहां पर कि हेल्थ सिस्टम उन केसेस को मैनेजमेंट के लिए उतने ही एफर्ट्स करने की जरूरत है, तो देश में 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 8 स्टेट्स इसी तरीके से जहां पर कि 50,000 से 1 लाख के बीच में एक्टिव केसेस हैं और 50,000 से कम एक्टिव केसेस वाली करीब 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। इसमें भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि मुख्यतः डे ऑन डे बेसिस पर पिछले 15 दिनों का ट्रेंड देखें तो हम पाते हैं कि अधिकतम स्टेट्स में जहां पर कि इवन एक्टिव केसेस ज्यादा हैं, वहां पर केसेस में कमी नोट की जा रही है। हालांकि एक स्थाई पर कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरला में केसेस में कमी नोट की जा रही है, उसी तरह दूसरे स्थाई पर कुछ स्टेट्स में इंक्रीजिंग ट्रेंड भी नोट किया जा रहा है, जैसे कि इससे पहले भी हमने तमिलनाडु के विषय में बात की थी। इसी तरीके से हम देखें आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में फर्दर कंटेनमेंट एफर्ट्स चल रहे हैं, जिसके तहत हमें लगता है कि आने वाले समय में वहां पर भी केसेस में कमी नोट की जाएगी। राजस्थान और यूपी में ऑन ए रेगुलर बेसिस हम पा रहे हैं कि केसेस में कमी नोट की जा रही है। केस पॉजिटिविटी ट्रेंड इज क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड कि इंफेक्शन किस तरह से फैल रहा है। तो अगर हम उसको देखें तो एनालाइज करें पाते हैं कि 15% से अधिक पॉजिटिविटी वाले 18 स्टेट्स देश में हैं, 5 से 15% पॉजिटिविटी वाली 14 स्टेट्स हैं और 5% से लो पॉजिटिविटी वाली 4 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज देश में हैं। इसमें भी हम उन 18 स्टेट्स को जहां पर कि 15% से अधिक पॉजिटिविटी है एनालाइज करें तो पाते हैं कि सभी स्टेट्स में काफी हद तक डिक्रीजिंग ट्रेंड इन केस पॉजिटिविटी नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः गोवा हो, पुडुचेरी हो, वेस्ट बंगाल हो, कर्नाटका हो, इन स्टेट्स में सब में एक डिक्रीजिंग ट्रेंड इन पॉजिटिविटी नोट किया जा रहा है। हालांकि कुछ स्टेट्स इसमें ऐसी भी हैं जहां पर एक कंटिन्यूड इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ केस पॉजिटिविटी भी साथ में नोट किया गया है, जिसमें मुख्यतः सिक्किम, नागालैंड, इसी तरह मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर है। हम स्टेट के साथ रेगुलर बेसिस पर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि कैसे कंटेनमेंट एफर्ट्स को एक स्थाई पर और सुदृढ़ किया जाए, कैसे हम इन टेस्टिंग को और गति से आगे लेके जाएं ताकि हम ओवरऑल अर्ली आइडेंटिफिकेशन और केस पॉजिटिविटी मैनेजमेंट पर फोकस कर सकें। इसके साथ ही हम कुछ और पॉजिटिव ट्रेंड आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। ये अर्ली ट्रेंड्स हैं, जैसे कि इससे पहले भी इस मंच पर हमने सबसे विनती की है कि अगर कोई पॉजिटिव ट्रेंड है तो उसको कंटिन्यूड बेसिस पर और उसी मोमेंटम पर कार्य करने की जरूरत है। ये कारण ना बने कि हम उसको एक सेटिस्फाइड वे में लेकर उस पर कार्य कम करें। अगर एक पॉजिटिव ट्रेंड के रूप में देखें तो पाते हैं कि पिछले 14 दिनों में जहां 28 अप्रैल से 4 मई वाले सप्ताह में देश में 531 ऐसे जिले थे जहां पर कि प्रतिरोज 100 से अधिक केसेस आ रहे थे, वह घटते घटते 14 दिन बाद 468 जिले रह गए हैं, यानी कि 63 जिले ऐसे हैं जहां पर कि 100 से अधिक केस पहले आ रहे थे, वह कम हो गए हैं, विच मीन्स कि इन्फेक्शन का स्प्रेड कुछ हद तक हम कंट्रोल करने में सफल रह रहे हैं। साथ ही केस पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो जहां 14 दिन पहले 210 जिले ऐसे थे कि जहां पर केस पॉजिटिविटी डिक्लाइन करती दिखती थी, वह बढ़ते बढ़ते अब 303 जिले हो गई है, यानी कि 93 से अधिक जिले ऐसे आ गए हैं जहां पर हम डिक्लाइन केस पॉजिटिविटी को नोट कर रहे हैं। इसी संबंध में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि इससे पहले मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन इशू की थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने उसको रीट्रेट किया था और कहा था कि जहां पर भी देश में 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी है, वहां पर इंटेंसिव एक्शन और लोकल कंटेनमेंट के तहत कार्य करना चाहिए, स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट एक्टिविटीज लेनी चाहिए ताकि हम केस और इन्फेक्शन का स्प्रेड को कम कर सकें। उसके तहत हम देखें तो पाते हैं कि कुछ पॉजिटिव न्यूज हमारे सामने है, लेकिन अभी भी देश में 382 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर की केस पॉजिटिविटी 10% से अधिक है। तो जरूरत है कि हम उन राज्यों में, उन जिलों में उसी नीति से काम करते रहें, उसी तरह से काम करते रहें कि जिससे हम केस पॉजिटिविटी को कम कर सकें। वैक्सीनेशन के विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, अब तक देश में 18.41 करोड़ डोजेज
जो कि अबव 45 ईयर्स ऑफ एज, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट को देते हुए फ्री पद्धति के द्वारा अब तक डोजेज दी जा चुकी हैं। इसी तरीके से 18 से 44 एज ग्रुप में 92 लाख के करीब डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं। इसी विषय में एक बहुत मुख्य विषय जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपने हर फोरम में उठाया है, जिसके बारे में बात की है, वह यह है कि एक एक वैक्सीन की डोज किसी भी मनुष्य के लिए एक सुरक्षा कवच है। तो हम वैक्सीन वेस्टेज पर उसी तरीके से काम करें। उसमें भी हम कुछ अच्छे रिजल्ट्स पा रहे हैं। जैसे कि हम देखें कि 1 मार्च को अगर हमारे यहाँ वैक्सीन वेस्टेज कोविशील्ड 8% और 17% कोवैक्सीन थी, तो वह घटते घटते अभी 4% और 1% रह गई है। हम स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि इसको इवन 0% तक किया जाए, ताकि हर वैक्सीन की डोज का सदुपयोग किया जा सके। स्टेट्स एंड गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट मिलकर पिछले 1.25 साल से भी अधिक समय से कंटिन्यूड बेसिस पर कोऑर्डिनेशन कर रही है, एक्टिविटीज ले रही है, ताकि हम कोविड-19 को मैनेज कर सके। एक नया विषय, जैसा आप सब लोगों को पता है, हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में आया है कि हम कैसे ब्लैक फंगस को मैनेज करें। उससे संबंधित एम्फोटेरिसिन बी, जो कि एक एंटी फंगल ड्रग है, जो देश में लिमिटेड सप्लाई में शुरू में अवेलेबल थी, उसको बढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए 2 तरीके से एफर्ट किए जा रहे हैं कि कैसे हम सप्लाई को बढ़ाएं और कैसे उसकी अवेलेबिलिटी को और फर्दर बढ़ाने के काम करें, जिसके तहत 5 एडिशनल मैन्युफैक्चरर्स को देश में लाइसेंस दिलवाने का कार्य मिनिस्ट्री ऑफ फार्मा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कोऑर्डिनेशन से कर रही है। इसके साथ ही जो अभी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, वह भी अपनी कैपेसिटी और अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने से संबंधित कार्य कर रहे हैं। इसी से संबंधित फंगल इन्फेक्शन, जो कि अगर किसी भी हेल्थ सेटिंग में नोट किया जा रहा है, उसके मैनेजमेंट पर भी उसी स्थाई से, उसी नीति से कार्य हो, जिसके तहत हमने स्टेट्स को गाइडेंस दी है, एडवाइस किया है कि हम इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रैक्टिसेस पर कार्य करें, जिसके तहत हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है कि हर हॉस्पिटल में हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बनाई जाए, हर कोविड हॉस्पिटल में भी उस पर कार्य हो। हमने उनसे यह भी रिक्वेस्ट की है कि ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन, यानी कि चाहे वे ड्रॉपलेट हो, चाहे वे एयरबोन हो, चाहे कॉन्टैक्ट रिलेटेड इन्फेक्शन प्रिवेंशन मैनेजमेंट हो, हेल्थ केयर वर्कर्स और पेशेंट सेफ्टी संबंधित सभी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को भी तरीके से मैनेज किया जाए गाइडलाइंस के तहत। और इसके साथ ही वह सेटिंग्स जहां पर कि इन्फेक्शन हमें और अधिक मात्रा में ध्यान रखना है, कंट्रोल करना है, जैसे कि आईसीयूज है हमारे, या हमारी लैब्स हैं, या वहां पर जहां की हमारे पेशेंट जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हों, या स्टेरॉयड ट्रीटमेंट पर हों, या जिनको कोई एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज हो, वहां पर हम एनहांस्ड फोकस से इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रैक्टिसेस पर कार्य करें। यह हमने स्टेट को गाइड किया है। इसी के साथ ही आयुष से संबंधित रिहैबिलिटेशन और मैनेजमेंट संबंधित गाइडेंस देने के लिए एक कंट्री वाइड काउंसलिंग हेल्पलाइन भी आयुष मंत्रालय ने शुरू की है। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि इससे पहले भी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई स्टेट्स और राज्यों के साथ चर्चा कर उन सब का एक स्थाई पर मनोबल बढ़ाया था, दूसरे स्थाई पर उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस, जिससे कि वहां पर हम कोविड कंट्रोल को मैनेज करने में काफी हद तक सक्षम रह सकते हैं, और जिसमें कि एक से सीखकर दूसरा जिला और दूसरा राज्य भी उस पर कार्य कर सके, वैसी चर्चा की थी। उसके तहत ही चेन्नई कॉर्पोरेशन में कुछ जो इनिशिएटिव्स हुए हैं, और ऐसे इनिशिएटिव हर जिले में, हर स्टेट्स में हो रहे हैं, हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जिसमें मुख्यतः देखें तो कैसे फीवर सर्वे वर्कर्स को सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया गया। 12,000 से अधिक वर्कर्स जो कि डोर टू डोर प्रतिरोज जाते हैं, ताकि वह सर्वे कर कोई आदमी जिसे फीवर हो उसको अर्ली आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर सके। इसी तरीके से 200 मोबाइल टीम के द्वारा, मोबाइल यूनिट्स के द्वारा और अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के द्वारा कैसे टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें कि टर्न अराउंड टाइम यानी कि 24 घंटे के अंदर ही टाइम पर पेशेंट से संबंधित, सस्पेक्ट से संबंधित रिजल्ट भी मिल सके, उस पर भी कार्य हो रहा है। साथ ही हॉटस्पॉट एरियाज यानी कि वह प्रांत जहां पर कि अधिक केसेस आ रहे हैं, वहां पर टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के लिए कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं। इसी तरीके से बोथ एट फील्ड,
सिमिलरली एट फैसिलिटी लेवल मोबाइल टीम्स बनाकर या 100+ डॉक्टर्स जो कि यूनिवर्सल स्क्रीनिंग में मोबाइल अर्बन कॉर्पोरेशन में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हम अर्ली आइडेंटिफिकेशन पर फोकस कर सकें। कॉर्पोरेशन के स्थाई पर जो हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं जो कि प्राइमरली आइसोलेशन बेड्स प्रोवाइड करते हैं उनको अपग्रेड किया गया और वहां पर ऑक्सीजन सेंटर्स और ऑक्सीजन रिलेटेड बेड्स भी प्रोवाइड किए गए। इसी तरीके से एक मुख्य विषय कि जब हम वैक्सीन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो स्पेशल वैक्सीन ड्राइव ली जा रही है जो कि एल्डरलीज पर, डिफरेंटली एबल्ड पर और जो एल्डर्स ऐसे हैं जो कि चल नहीं पा रहे उनके ऊपर फोकस करती हैं। साथ ही कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हुए फ्रेंड्स ऑफ कोविड-19 सिटीजन्स अंडर सर्वेलेंस यानी कि फोकस वॉलंटियर्स के रूप में हम जो अपनी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे रोकें, कंटेनमेंट को कैसे मैनेज करें, उससे संबंधित सपोर्ट भी लिया जा रहा है। एक मुख्य विषय फिर हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, लोकल इनिशिएटिव के रूप में जो एग्जिस्टिंग कार्स हैं उनके बीच में पार्टीशन करते हुए, ड्राइवर को पीपी प्रोवाइड करते हुए 250 से अधिक वहां पर कार एम्बुलेंसेज बनाई गई हैं। इसी तरह से जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है 108 एम्बुलेंस का उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल जाना चाहे तो वह किसी बिना परेशानी के हॉस्पिटल ट्रांसफर किया जा सके। इसी संबंध में मैं एक छोटा विषय आप लोगों के सामने फिर लाना चाहूंगा। हम इससे पहले कई बार बात कर चुके हैं कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में मैं एक छोटा सा विषय मधुबन करनकोल गांव में जो कि देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है झारखंड में, वहां एक 7 साल का बच्चा सपोर्टेड बाय 3 और जो बच्चे हैं उनके साथ मिलकर मिस्टर छोटू राणा जो कि 7 साल का एक बच्चा है, उसने एक छोटा सा वीडियो बना के जो हमें दिया है। हम उसके द्वारा आपको यह रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इससे पहले भी हमने बात की है, चेन ऑफ ट्रांसमिशन तोड़ने के लिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उसके ऊपर पालन करना अति आवश्यक है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसी तरह के एक सिमिलर वीडियो को ट्वीट किया था जिसको आदर्श मानकर इन बच्चों ने जो वीडियो बनाया हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से फिजिकल डिस्टेंसिंग के द्वारा हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ सकते हैं। मान लो ये कोरोना है, ये कोरोना सबको कैसे बीमार करता है ये दिखाते हैं। देखो इन लोग को कैसे बीमार करके गिरा दिया। हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं? इससे बचना कैसे है ये दिखाते हैं। एगो उठा लो। एक आदमी देखे कैसे चेन तोड़ के 100 आदमी को बीमार होने से बचाया। इसी तरह सबको बचना है। कोरोना का चेन तोड़ के सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है और पूरे गांव को बचाना है। हमारी आप सबसे विनती है कि जो बच्चों का यह मैसेज है वो घर घर में जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ विषय हम लोगों के सामने हमेशा बताए हैं जिसमें कि 2 विषय में फिर आप लोगों के सामने फिर विनती करना चाहूंगा कि एक स्थाई पर जब हम वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं तब भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उतना ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि दवाई भी कड़ाई भी। दूसरा विषय जब उन्होंने कल वाराणसी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और डॉक्टर से बात करते हुए कहा है और जिस संबंध में उन्होंने इससे पहले भी गाइडलाइंस जारी की हैं जिसमें कि रूरल एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज में अगर हमारे केसेस फैलते हैं तो वहां पर भी हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करें ताकि जहां कोई बीमार हो वहीं उसका उपचार हो सके, उस पर भी कार्य करने की उतनी ही आवश्यकता है। इन विषय को फिर से आप सबके सामने और आपके द्वारा हम सभी से विनती करते हैं कि इस पर हमारा जो उपकरण या इस पर जो हमारा आचार है वह बना रहे। धन्यवाद। What a wonderful message from the children. Thank you, Lava Garalji. Dr. Paul. इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम है, सोशल एक्टिविटीज कम है और इसका असर पड़ा है। इसके अलावा जन आंदोलन की तरह अपना व्यवहार हमने एक इस वातावरण में बदलने की कोशिश करी है। इसके अलावा हमारे जो कंटेनमेंट के मेजर्स हैं और केयर के मेजर्स हैं उन सबको कुल मिला के हम इस तरफ आए हैं। जैसे जैसे सिचुएशन और ठीक होगी हमें बहुत केयरफुल होते होते ऐसा माहौल पैदा करना है कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो टूटी रहे। और बच्चों ने एक बड़े अच्छे तरीके से दिखाया कि जो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसको हम अलग कर देते हैं
एक कांटेक्ट को हम अलग कर देते हैं तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन उसके आगे नहीं जाती। उसी चीज को बार बार इस मंच से बार बार और कई तरह से अवगत कराया गया है, समझाया गया है और उसका पालन हमें करना होगा आज भी, और जैसे जैसे ठीक होते हैं तो और भी, क्योंकि हम इस सिचुएशन की तरफ दोबारा ना आए। इसके लिए एप्रोप्रिएट बिहेवियर और जो कंटेनमेंट के मेजर्स हैं, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के जो मेजर्स हैं, उसको हमें पूरी तरह से सजग होकर पूरी इंटेंसिटी के साथ हमें आगे लेके जाना होगा। ये हम फिर याद दिलाना चाहेंगे। जैसे बताया गया कि कुछ प्रदेश, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में और कुछ प्रदेशों में भी पॉजिटिविटी रेट घट के उस तरफ आ रहा है जो कि हमें कंफर्ट दिखाता है, लेकिन अभी भी लगभग 300 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पे कि पॉजिटिविटी रेट कंटिन्यूज टू बी 382, जहां पॉजिटिविटी रेट इज एज हाई एज मोर देन 10%, एंड देयरफॉर देयर इज स्टिल a long way for us to battle this particular wave. So mixed message, hard work ahead, और वो सारे मेजर्स जो चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को रोकते हैं वो हमें आगे लेने चाहिए, चाहे वो एक पर्सनल बिहेवियर है, चाहे वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव और सोसाइटल बिहेवियर है, कंटेनमेंट की बात है करें, और जो रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं उसके पालन की बात करें। इस पैंडेमिक में हमारा रूरल एरियाज अफेक्ट हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का किसी हद तक इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है, कहीं किसी प्रदेश में ज्यादा, कहीं पे कम, लेकिन पहली बारी ग्रामीण प्रदेश भी इसमें शामिल हुए। जब उस तरफ हम आते हैं तो जो बात कही गई, जहां बीमार वहां उपचार और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत सारे पॉजिटिव केसेस की देखभाल घर में हो सकती है, लेकिन सपोर्टेड होनी चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए हेल्थ सिस्टम के साथ और स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ, स्वास्थ्य कर्मी के साथ। ठीक एडवाइस, टाइमली एडवाइस होनी चाहिए। कुछ जगहों पे वॉलंटरली या सरकार की तरफ से, काफी जगहों पे कहना चाहिए, एक दवाई का किट दिया जाता है, गाइडेंस का किट दिया जाता है, ये मदद करता है इन चीजों में। और ये और भी जरूरी हो जाता है जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में इस बीमारी को, इस महामारी को काबू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है। But that does not take away our responsibility for timely shifting of the patient by ambulance, by connecting and ensuring that the patient gets the bed, patient gets oxygen when it is due. दूसरा पॉइंट आज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, पिछले हफ्ते जो एडवाइजरी आई उसके द्वारा जो स्तनपान करा रही महिलाएं हैं उनको वैक्सीन लग सकता है, लेकिन उसमें कहीं पे भ्रांति ये आई है कि जब वैक्सीन लगा तो बच्चे को स्तनपान नहीं कराना है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कुछ भी ऐसा कहा जाता है। तो मैं क्लियरली कहूंगा कि वैक्सीन लगे और स्तनपान जारी रहे, ये ही होना चाहिए। किसी भी रीजन से स्तनपान बच्चे को ना मिले, ये इस किसी भी एडवाइजरी का हिस्सा नहीं है। वैक्सीन इंजेक्शन लग रहा है और बच्चे को जैसे भी ड्यू है ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम, उसी हिसाब से ब्रेस्ट फीडिंग should be continued. In no situation there is any reason in that context to halt or discontinue breastfeeding even for an hour, I would say. बच्चों के कोविड के विषय में भी चर्चा चली हुई है, पिछली बारी भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था। कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। पहली बात यह है कि बच्चों में संक्रमण होता है, बच्चे इससे अलग नहीं रहते और कि काफी हद तक होता है। ऐसा भी नहीं हम पक्की तरह से कह सकते कि कम है बाकियों से, जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था कि सीरो सर्वे दिखाता है जो दिसंबर जनवरी में हुआ है कि लगभग उतनों को ही सीरो पॉजिटिविटी है जितने की बड़ी उससे ज्यादा उम्र के बच्चे हैं। सीरो पॉजिटिविटी रेट बिटवीन 10 to 17 is roughly the same as let's say between 30 to 40। तो बच्चों में संक्रमण होता है। दूसरी चीज ये भी है
बच्चे संक्रमण फैला भी सकते हैं, उनके द्वारा संक्रमण आगे भी जा सकता है। तीसरी चीज यह है कि संक्रमण जब हुआ बच्चों को तो ऑलमोस्ट ऑलवेज सिम्टम्स आर मिनिमल, जो बीमारी विजिबल है वो मिनिमल है, वेरी माइल्ड डिजीज होती है, या तो होगी ही नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा, होगा तो माइल्ड डिजीज होगा। क्योंकि माइल्ड डिजीज होती है इसलिए मोर्टेलिटी, ऐसा आउटकम, भयानक आउटकम बच्चों में बहुत कम होता है। दुनिया भर में भी यही देखा गया है और जो देश का डेटा है वो भी इसी चीज को दर्शाता है। इसीलिए अगर हम किसी भी कोविड बड़ी फैसिलिटी की बात करें तो बच्चों का उसमें दाखिल होना जो है लगभग 3-4% से ज्यादा नहीं होता। सारे ही जितने दाखिल हो रहे हैं सीरियस डिजीज से, वो 3-4% के से ज्यादा बच्चों को दाखिल के वहां पे मौजूदगी नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि फॉर्चुनेटली children have mild disease, children often do not require hospitalization, they do occasionally, yes indeed, and therefore our facilities have to be ready। और जहां जहां कोविड की व्यवस्था हुई है वहां इन बच्चों की देखभाल हुई है और आगे और भी तैयारी रहनी चाहिए, ऐसा भी जरूरी है और वो हो भी रहा है। और इसी उपलक्ष्य में मैंने पिछली बारी साझा किया था कि बच्चों में कोविड डिजीज का प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करता है, अवेलेबल है और उसी को फॉलो करते हुए इलाज होना चाहिए। बच्चों को बचाना इस इन्फेक्शन से उतना ही जरूरी है क्योंकि वो भी चेन का हिस्सा ना बने और जितना थोड़ा भी रिस्क है उस रिस्क को नहीं झेले, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बच्चों में भी लागू होता है, खासकर जो बच्चे मोबाइल हैं, 10-11 साल से ऊपर हैं, जो बहुत व्यक्तियों को मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो आदत हम उनमें भी डालें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की, तो चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने में मदद मिलेगी और घर में भी बच्चे न फैलाएं एक दूसरे को, उसमें भी मदद मिलेगी। ये प्रिंसिपल उस हद तक बच्चों में भी लागू होता है। और बच्चों में और क्या होना चाहिए, इसके लिए पूरी सजगता के साथ टीम्स हमारी इस चीज को और भी ध्यान से साइंस को अपडेट करते हुए इस कार्य में लगी हैं और इसके ऊपर पूरी नजर भी है। और जैसे मैंने कहा ऑलरेडी हमारा गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल आर इन ऑपरेशन। जो बात आज सामने फिर आती है दोबारा और शायद उस पर क्वेश्चंस भी होंगे, वो म्यूकर की बात आती है एंड में। म्यूकर को मुकाबला करना है, दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है, लेकिन एक बार फिर ये कहने की जरूरत है हमें कि कोविड आए एक डायबिटिक में तो म्यूकर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। डायबिटीज में वैसे भी कभी कभी म्यूकर की बीमारी आती है, ब्लैक फंगस की, खासकर जब वो अनकंट्रोल्ड बीमारी होती है डायबिटीज या शुगर की, और खासकर कि और किसी वजह से इम्यून सिस्टम में कमजोरी आती, कोई और भी वजह हो, तो वो बीमारी देखी जाती थी। कोविड अपने आप में जब प्रकोप बन के इसी दशा में आगे आता है तो ये बीमारी ने एक आउटब्रेक का रूप धारण किया है और इसमें स्टीरॉयड की भूमिका भी रही है। टाइम से पहले स्टीरॉयड देना, जरूरत से ज्यादा देना, बिना जरूरत के ही देना, अनड्यू टाइम तक देते रहना, हाई डोज में देना, ये सब चीजें अप्रोप्रिएट या रैशनल ट्रीटमेंट से ऊपर चली जाती। टाइम से देना, प्रॉपर डोज में देना, जब देना जब उचित है, देर तक फालतू में नहीं देना, ये सब वाजिब है और मिलना चाहिए, जान बचाता है कोविड की कॉम्प्लिकेशन से। लेकिन जब ये नियम टूटते हैं तो स्टीरॉयड का असर पॉजिटिव होने की बजाय ऐसा रूप धारण करता है कि वो नुकसान करे, और एक नुकसान जो है वो इस फंगस के इन्फेक्शन का जो है सामने आ रहा है। वैसे भी स्टीरॉयड ऐसे देते हैं तो और भी चीजें डिस्टर्ब होती हैं, डायबिटीज भी डिस्टेबलाइज हो जाती है, शुगर बढ़ जाता है। तो फिर विनती है कि हेल्थ प्रोफेशन स्टीरॉयड का इस्तेमाल जरूर करे, कोविड में जान बचाता है, लाइफ सेविंग है, कॉम्प्लिकेशन से बचाता है, इट्स अ वंडर ड्रग। लेकिन इसका इर्रेशनल यूज, टाइम से पहले
ड्यूरेशन से फालतू में देना, इनअप्रोप्रिएट डोज में देना और अच्छी तरह से वॉच नहीं करना डायबिटीज का स्टेटस उस पीरियड में हमें उस तरफ ले जाता है जिसमें कि ये कॉम्प्लिकेशन हमारे सामने आती है। तो आगे ना ये एक आउटब्रेक बढ़े और जो अनजाने में जो भी इस इरेशनल सिचुएशन में हो गया उसको आगे तक ना बढ़े और नुकसान ना हो ये हम सबकी जिम्मेवारी है। ये भी सही हो सकता है कि कोविड बाय इटसेल्फ भी जो असर करता है डायबिटीज में वो प्रेडिलेक्शन है, लेकिन उसको सब में तो नहीं हो रहा, इसलिए जो एडिशनल रीजंस हैं उनको हमें हटाना है और इस बीमारी से हम बहुत हद तक बच सकते हैं। और इसके लिए सारे स्टेट्स में अच्छी तरह से एफर्ट हो रहे हैं। नोटिफाइबल डिजीज बना दिया गया है इसको एपिडेमिक एक्ट के अंदर, तो उससे इस इशू को समझ के कंट्रोल करने में और जो सर्विसेज प्रदान करी जानी चाहिए उसमें हमें अच्छी तरह से ऑर्केस्ट्रेट करने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Dr. Sam. And now the floor is open for questions. So, Ashok from ANI. सर नमस्ते, मेरा सवाल ये है कि देश दुनिया भर में एक चर्चा शुरू हो गई है कि वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर एक कंफ्यूजन है। कई ऐसे देश हैं जो अपने बॉर्डर्स खोलने को तैयार हैं, लेकिन उसमें ये बात कही जा रही है कि देश में जो वैक्सीनेटेड पीपल होंगे उनको ही एंट्री मिलेगी बॉर्डर पे, और एस्ट्राजेनिका यानी कोविशील्ड को मान्यता दी गई है और कोवैक्सीन को नहीं। इसमें कितनी सच्चाई है? और दूसरा, क्या हमारे पास डेटा है ब्लैक फंगस के कितने मरीज हैं देश भर में? देखिए, वैक्सीन पासपोर्ट के विषय में इससे पहले भी मैंने एक बार आप लोगों को बताया था इनफॉर्मल लेवल पर। अभी भी WHO लेवल पर इस पर कोई कंसेंसस नहीं है। इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है कि क्या वैक्सीन को जो लोग वैक्सीनेटेड हैं हम उनको कंफर्म मानते हुए उनको अलाउ करें। अभी भी वर्ल्ड लेवल पर WHO गाइडेंस है, या जो जितने देशों की गाइडेंस है वह केवल टेस्टिंग कि अगर आप नेगेटिव कोविड टेस्ट लेके आते हैं तब उसके बेसिस पर है। तो ये चर्चा में है अभी, और जब उस लेवल पर पहुंचेंगे कि हम वैक्सीन को वर्ल्ड लेवल पर WHO लेवल पर एक कंसेंसस ला पाएंगे तब उससे संबंधित रिलेवेंट कार्यवाही भी की जाएगी। म्यूकरमाइकोसिस के लिए इससे पहले भी हमने स्टेट्स को कहा है कि उसको एक नोटिफाइबल डिजीज के रूप में नोटिफाई किया जाए। साथ ही पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जो ओवरऑल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम केसेस को या स्टेटस को मॉनिटर करने में स्टेट से सहायता लेते हैं, वहां पर वह रिलेवेंट फॉर्म्स भी पुट इन कर दिए गए हैं जिसमें कि स्टेट्स वह डिटेल्स नोटिफाई करने के बाद फील्ड स्थाई पर लेते हुए हमें बता पाएं कि कितने केसेस आए हैं। वह कल ही किया गया है और स्टेट्स उस पर अपना डेटा भरना शुरू करेंगे। रामल प्रकाश जी। सर मैं प्रशांत हूँ एबीपी न्यूज से। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने का एक बयान आज कई अखबारों में छपा है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने जो सभी एज कैटेगरीज के लिए जो वैक्सीनेशन शुरू किया वो जल्दी कर दिया। सरकार को मालूम था कि इतना वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। और दूसरी बात, ब्लैक फंगस को लेकर के और एक जानकारी चाहता हूं सर कि क्या ये उन लोगों को भी हो सकता है जिनको कभी कोविड नहीं हुआ? इस पे जरा सा, क्योंकि वो लोग भी चिंतित हैं जिनको कोविड नहीं हुआ। जो आपने एलिजिड कहा कि कोई बयान आया है उसके ऊपर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है, उनका व्यू हो सकता है। ब्लैक फंगस बिल्कुल ऐसी बीमारी है जो कि पहले भी होती रही है, जब कोविड था ही नहीं तब भी होती रही है। और उसमें जो मैं कहूँगा मेडिकल स्टूडेंट्स को जो पढ़ाया जाता है कि ये बीमारी डायबिटीज में होती है, और जब डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होता है तब खासकर होता है, और जब डायबिटीज उसी व्यक्ति में इन सब के साथ साथ कोई सिग्निफिकेंट और बीमारी आती है, वो जो कॉम्बिनेशन है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और खासकर जिसको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं कि बिल्कुल एक्यूट शुगर बढ़ जाती है 700-800, चाहे वो बच्चों में डायबिटीज है या बड़ों में, और साथ में बीमारी और निमोनिया हो गया, कुछ और हो गया, और उस दशा में ये बीमारी पहले से नोन है
अगर हम इसको अनकॉमन बीमारी मानते हैं, आउटब्रेक की तरह नहीं देखी जाती, अब उसके साथ में कोविड आएगा। कोविड के अपने ही कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो सारे मल्टी सिस्टम डिजीज है ये, वो आता है। फिर उसके बाद स्टीरॉयड आते हैं, वो और दबाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इस तरह से बना। बट शॉर्ट आंसर इज, और पता होना चाहिए कि ये बीमारी कोविड ने नहीं शुरू करी, कोविड की वजह से और या उसके ट्रीटमेंट के साथ आने की वजह से डायबिटिक पेशेंट्स में लार्जली बाय एंड लार्ज ये बीमारी विदित हो रही है। इससे पहले भी डायबिटीज में ये बीमारी और ये कॉम्प्लिकेशन वेल नोन है। ब्रह्म प्रकाश जी, सॉरी सर, ब्रह्म प्रकाश हूं जी न्यूज से। सर, मेरा सवाल ये है कि वैक्सीन जो 18+ लोगों को लग रही है, उसको लेकर देखा गया है कि कई राज्यों में लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री अलग अलग बयान देते हैं। जैसे दिल्ली के सीएम ने कहा कि कल से दिल्ली में बंद हो जाएगा क्योंकि उनके पास वैक्सीन नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि आखिर एक कोऑर्डिनेट क्यों नहीं बेहतर तरीके से केंद्र कर पा रहा है वैक्सीन की डोज को, क्योंकि कई राज्यों में इस तरह का कंफ्यूजन होता है। और दूसरा सवाल सर ये है कि जो 2 देशों से इस तरह की जानकारी आई है कि स्पेन में और एक और देश में इस तरह का अध्ययन हुआ है कि आप अगर वैक्सीन किसी एक वैक्सीन का पहला डोज लें और दूसरी वैक्सीन का दूसरा डोज लें तो ज्यादा अच्छी एंटीबॉडी बनती है। इसको लेकर के आप जो नई पॉलिसी आई उसके अंतर्गत भारत में पैदा होने वाले वैक्सीन प्रोडक्शन का 50% जो है वो भारत सरकार एक्वायर करती है, प्रोक्योर करती है और स्टेट्स को फ्री में प्रदान किया जाता है। भारत सरकार पहले भी फ्री वैक्सीन प्रदान कर रही थी और अब भी ये फ्री वैक्सीन जो है वो स्टेट्स को प्रदान किया जाता है और स्टेट्स लगाते हैं आगे प्रोग्राम के अंतर्गत। तो सारे देश में ये प्रक्रिया एक प्रक्रिया चली हुई है। इसके साथ साथ में 2 चैनल और बनी। एक चैनल बन गई कि कुछ हिस्सा प्राइवेट में जा सकता है और वो प्राइवेट में मिलना शुरू हुआ है, और बीच में एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने आप एक्वायर करती हैं उसी वैक्सीन को। जो अबाव को ही देना है वो प्रायोरिटी ग्रुप है। क्लियरली गवर्नमेंट की तरफ से ये मैसेज है कि इस ग्रुप को हमें प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता देनी है, और इस ग्रुप के क्योंकि मोर्टेलिटी के चांस ज्यादा है, ये हमें इसको ग्रुप को प्रोटेक्ट करने की प्राथमिकता हमारे कार्यक्रम में दिखनी चाहिए। जो स्टेट गवर्नमेंट्स अपना तरीके से एक्वायर करती हैं, प्रोक्योर करती हैं, उसके ऊपर उन्होंने फैसला करना है कि उन्होंने किन वर्गों को देना है। क्योंकि ये ऐसी उनसे रिक्वेस्ट थी तो ये फ्लेक्सिबिलिटी उनको प्रदान की गई है। तो वो वाला जो एक प्रोक्योरमेंट का हिस्सा है उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने तरीके से ये फैसला करना है कि वो इसको किस तरह से और कहां तक पहुंचाए। तो ये व्यवस्था है। इसके ऊपर जो किसी स्टेट में उसके जो इश्यूज हैं वो अपनी जगह हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो पूरी कोशिश करेंगे कि उपलब्धता बढ़े, प्रोग्राम और तेज गति से आगे बढ़े, वो एफर्ट चलते रहेंगे। लेकिन करंट सिनेरियो में स्टेट्स की भागीदारी को साथ लेते हुए एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान की गई है। उसके अंतर्गत उनके फैसले हैं और अपने फैसलों के साथ साथ वो इस चीज को जितना भी वैक्सीन अवेलेबल है देश का इस फ्लो में आता है उसको मैनेज करने की इन गुड फेथ सब कर रहे हैं। और जो प्राथमिकता वाली साइड है वो भी फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर कि वो एक फ्री में चलता रहेगा, मिलता जाएगा और सरकारी वैक्सीन सेंटर से उसकी उपलब्धता प्राथमिक ग्रुप के लिए होती रहेगी। हाँ जी। और हाँ, आपने कुछ कहा कि अगर पहले एक वैक्सीन मिला है क्या दूसरी तरह का वैक्सीन दिया जा सकता है। इसके ऊपर अभी हम ओवरऑल ये कहेंगे कि साइंटिफिकली इट इज पॉसिबल कि एक वैक्सीन मिले और दूसरे प्लेटफॉर्म का मिले, तो इसने एंटीबॉडी बनाई, ये भी उसको आगे बढ़ा सकते, साइंटिफिकली थ्योरेटिकली पॉसिबल। लेकिन इसको प्रैक्टिकल शेप में या पूरी रिकमेंडेशन की शेप में आए अभी इवॉल्व हो रहा है साइंस। डेफिनेटिव नहीं कहा जा सकता है कि आप इस तरह से करिए, लेकिन वो इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं हुआ। साइंटिफिक प्लॉजिबिलिटी है लेकिन साइंटिफिक एविडेंस की उस शेप में उतना रोबस्ट या उतना डेफिनेट अभी नहीं हुआ है।
only time will tell, and as the recommendations become available in the world, or based on our own experience, shall we say, if some studies of this nature are conducting, or WHO recommendation, साझा करा जाएगा. लेकिन theoretically plausible है कि ऐसे हो सकता है. There is an online question, and that is for Lava Agarwal ji. This is from Pallav Bagla, who is a science journalist and is recently recovered from corona also. We can call him a corona warrior. He says that since it seems recoveries are outdoing new infections, what is the guidance from the health ministry for the post-COVID recovery phase, and how long does it last? What are the symptoms and what medication? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है. इसके बारे में हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि 13 सितंबर 2020 में ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पोस्ट कोविड मैनेजमेंट से संबंधित एक प्रोटोकॉल जारी किया था. वह हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है. संक्षिप्त में मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूंगा. मुख्यतः हम ये कहते हैं कि कोविड एक इवॉल्विंग, जिसमें जैसे कि अभी सर ने भी बताया कि इवॉल्विंग एविडेंस के बेस पर हम रिएक्ट करते हैं. तो ये पाया गया है कि जो कोविड के केसेस होते हैं उसमें कुछ रिकवर्ड पेशेंट्स को फर्दर कुछ और साइंस और सिम्टम्स कंटिन्यूड रहते हैं, जैसे बॉडी फटीग, बॉडी एक, कफ, सोर थ्रोट, ब्रीदिंग डिफिकल्टी एटसेट्रा. तो जरूरी है कि एक होलिस्टिक अप्रोच से पोस्ट कोविड ऑल्सो मैनेजमेंट का कार्य चलता रहे, जिसमें हमने उन्हें कहा है कि जरूरी है कि कोविड रिलेटेड बिहेवियर पर वह अपना ध्यान रखें. हमारी कई बार इस विषय में बात हुई है. मास्क, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन पर हमारा ध्यान बना रहे. एडिक्वेट फ्लूइड्स लिए जाए. इम्यूनिटी बूस्टिंग आयुष मेडिकेशन प्रॉपर गाइडेंस के तहत ली जाए. साथ ही अपना कार्य जब हम शुरू करें तो इमीडिएटली आफ्टर रिकवरी या आफ्टर कोविड हैज बीन फाउंड टू बी नेगेटिव, हम तुरंत कार्य में लगे ग्रेडेड अप्रोच से अपना कार्य करना शुरू करें. माइल्ड और मॉडरेट एक्सरसाइजेस करें. फोकस रहे, चाहे वह योगासन हो, चाहे वह ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, चाहे वह वॉक हो, ताकि बॉडी धीरे धीरे उस पर एक सुचारू रूप से हम बॉडी को ला सके. न्यूट्रिशियस डाइट पर हमारा फोकस रहे. प्रॉपर स्लीप और रेस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है. साथ ही जरूरी है कि हम स्मोकिंग को अवॉइड करें, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल को अवॉइड करें. जरूरी है कि जो हमारी कोमॉर्बिडिटी है या कोई और दवाई पोस्ट कोविड भी अगर डॉक्टर ने सजेस्ट किए तो हम उसे तरीके से लेते रहें. अपनी हेल्थ मॉनिटरिंग पर अपना ध्यान रखें, चाहे वह ब्लड प्रेशर हो, चाहे ब्लड शुगर हो, चाहे हमारा ऑक्सीजन सैचुरेशन, उसका ध्यान रखें. कोई भी टेलटेल साइंस हो, कोई भी अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हो, चाहे वह हाई ग्रेड फीवर हो, ब्रेथलेसनेस हो या ऑक्सीजन सैचुरेशन घटता हुआ दिखे, तो तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट लिया जाए. जरूरी है कि हम अपने डॉक्टर से टच में रहें. हमारी कोमॉर्बिडिटीज और हमारी रेगुलर ट्रीटमेंट का फोकस उस पर बना रहे. तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं सेट की जा सकती. इसमें मुख्यतः जरूरी यह है कि पोस्ट कोविड के बाद भी हम प्रिकॉशन लें और साथ में अपनी ट्रीटमेंट पर फोकस बनाए रखें. कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से संपर्क करके उनकी सलाह के अनुसार कार्य करें. एक बात जो लव ने कही, मैं चाहूंगा कि मैं उसको एक बार ही दोहराऊं, और वो म्यूकर के कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है. हमने शुरू से देखा है कि कोविड उन व्यक्तियों में ज्यादा प्रभाव, एडवर्स प्रभाव करता है जिनमें कोमॉर्बिडिटी होती है. हमने ये वर्ड बार बार कहा, सुना, तरह तरह से आपने इसके बारे में चर्चा भी हुई है. और कोई बीमारी होती है तो कोविड अपना रूप जो है वह खराब, भयावना रूप दिखाता है. और आपको ये भी याद होगा कि कहा गया है, हमने डेटा से भी शेयर किया आपको, कि जब मोर्टेलिटी होती है, डेथ होती है कोविड में, तो उनमें लगभग 65-66% में उन्हीं में ही होती है जिनमें कि कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी होती है. और किसी बीमारी का होना कोविड के प्रभाव को खराब और दुष्प्रभाव को बढ़ा देता है. तो लेसन ये है, कोविड से बचो तो एक चीज हो गई, लेकिन दूसरा हिस्सा है कि उन बीमारियों का अच्छा इलाज करके कंट्रोल में रखें. वही डायबिटीज अच्छा वेल कंट्रोल्ड है और कोविड होगा तो संभल जाएगा, ब्लैक फंगस भी नहीं होगा और मॉर्बिडिटी भी, मॉर्टेलिटी भी कम हो जाएगी, वेल कंट्रोल्ड. वही अनकंट्रोल्ड है अगर, तो नुकसान हो सकता है. वही ब्लड प्रेशर की बीमारी कंट्रोल में है, कोविड हुआ, संभल जाएगा, थोड़ा डिस्टेबलाइज होगा, संभल जाएगा. लेकिन पहले से अनकंट्रोल्ड है, लापरवाही है, तो वो रिस्क बढ़ा देती है.
किसी को किडनी की डिजीज है मान लीजिए, राइट, कंट्रोल में रखो। जो बीमारियां इस तरह की सीरियस हैं उनका कंट्रोल में होना जरूरी है। वैसे भी जरूरी है, कोविड और नो कोविड, कोविड के परिप्रेक्ष्य में और भी जरूरी है, और कोविड के बाद भी उसका अच्छा कंट्रोल होना आपको वापस काम में लाएगा। न्यू कॉम्प्लिकेशन और नहीं होगी, कोविड के दूर के जो प्रभाव हैं उसका भी असर कम होगा। तो काइंडली जो क्रॉनिक हमारी डिजीजेस हैं, ब्लड प्रेशर इन पर्टिकुलर, डायबिटीज इन पर्टिकुलर, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, इन कैंसर का इलाज, इनका इलाज दिल लगा के पूरी तरह से करो। जितना कंट्रोल अच्छा होगा वो हमारी जिंदगी के लिए वैसे भी अच्छा है। कोविड हुआ तो भी आप बेटर प्रोटेक्टेड हैं, और कोविड के बाद भी जो रिकवरी होगी वो पूरी और अच्छी होगी। धन्यवाद। Thank you very much. With this, we conclude the briefing. Okay, that was the Health Ministry briefing there, giving an overview of the recent trends in COVID cases, silver lining in the number of cases showing a marginal decrease in several states, but also, of course, the concerns over mucormycosis or the black fungus, something that in the briefing even touched upon. We're slipping into a short break, but lots more on the other side, so stay tuned.